Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next series in the sociology optional by the नितिन सांगवान book. तो यहाँ पे देखिए हम लोग कवर कर चुके हैं इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव को, जिसमें हम लोगों ने जीएस घुरे की बात कर ली, एम श्रीनिवास के डिफरेंट कंसेप्ट, दैट इज़ वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट, उनका संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट, हाउ ही सपोर्टेड और हाउ ही बिलोंग टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, ये सब बातें हम कर चुके हैं. अब अगर आगे फॉरवर्ड मूव करें अकॉर्डिंग टू द बुक, तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी इन इंडिया. अब कार्ल मार्क्स एक बहुत फेमस नाम है, ये हम सबको पता है. फर्स्ट बुक में इनके बारे में डिटेल में चीज़ें पढ़ी होंगी. अभी मैंने नहीं कवर कराया, बट अगर आप लोगों ने और कहीं से ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सोशोलॉजी पढ़ी है, तो कार्ल मार्क्स को सबसे पहले ये मतलब कुछ बेसिक फोरमोस्ट थिंकर होते हैं जिनको आप पढ़ते हो, तो ये इनिशियल थिंकर में आप पढ़ते हो. कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आपको पता है तो आपको पता है कि इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ सोशलिज्म. इनको बोला जाता है कि ही इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ सोशलिज्म, एंड ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे किसके, कैपिटलिस्ट अप्रोच के. तो कैपिटलिस्ट अप्रोच क्या कहती थी? कैपिटलिस्ट अप्रोच कहती है कि मार्केट में कुछ प्राइवेट लोग होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करते हैं, एंड वहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है. तो ये इस चीज़ के अगेंस्ट थे, बिकॉज इनका मानना था कि इस वजह से सोसाइटी में बहुत गैप आ रहा है, एंड एक तरीके से कुछ लोग हैं, कुछ सोसाइटी है जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो हैव की कैटेगरी में जाते जा रहे हैं, एंड कुछ लोग हैं जो हैव नॉट बनते जा रहे हैं. ये इनकी एक मेजर सा पर्सपेक्टिव था जो आपको माइंड में रखना है. लेकिन वहीं साथ के साथ आपको ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि इन्होंने जो स्टडी का बेस एक लिया था, वो इन्होंने इकोनॉमिक के बेसिस पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे चीज़ों को लेना स्टार्ट किया. लेकिन अब कार्ल मार्क्स ने ओरिजिनली कहाँ की स्टडी की, क्या थ्योरी वहाँ के बेसिस पे दी, यहाँ पे अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है. हमारा टॉपिक है इनकी जो स्टडी थी वो इंडिया में किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही थी. देखिए, इंडिया में सोशोलॉजी पहली बात तो आई बहुत बाद में है. इनिशियल टाइम से सोशोलॉजी जब बाहर, सबसे पहले तो ये बाहर ही लेट आई है एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद इंडिया में आने में से थोड़ा और टाइम लगा. तो यहाँ पे जो मार्क्स की व्यू पॉइंट थे वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी में देखने को मिले. देखिए, ऐसा नहीं है, लोगों ने काम करने की कोशिश की. लाइक यहाँ पे बात की गई, आज़ादी से पहले डीपी मुखर्जी ने भी कोशिश की कि वो इंडोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव था, यानी कि टेक्सुअल वे में सोशोलॉजी की स्टडी करने का जो पर्सपेक्टिव था, उसको मार्क्स के आइडिया के साथ मिक्स करके चीज़ों को पढ़ें. ठीक है. अब यहाँ पे क्या था, मेजर जो रोल प्ले किया वो किया AR देसाई ने. मेजर रोल जो प्ले किया है वो करा है किसने, AR देसाई ने, जिसने इस कंसेप्ट को डिटेल में यूज़ करा. मतलब ये 1940 से इसको यूज़ कर रहे थे. ठीक है. और इनका जो ये कंसेप्ट था कि इन्होंने मार्क्स व्यू को यूज़ करा, मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करा, वो कहाँ देखने को मिलता है, इनका वर्क सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946. ये याद रख लेना, ये MCQ पर्सपेक्टिव या अगर कहीं भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है. ठीक है. तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946. एंड अगर एग्जाम में डायरेक्टली AR देसाई का क्वेश्चन आता है, देन ऑल्सो हम ये इनके वर्क का नेम तो मेंशन कर ही सकते हैं. लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव था वो उतना पॉपुलर हुआ नहीं. इंडिपेंडेंस से पहले तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये हुआ ही नहीं था. क्यों? क्योंकि पहला तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वी आर अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे फैसले ले रही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो मार्क्स की आइडियोलॉजी, उनके थॉट्स के काफ़ी अगेंस्ट थी, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी. दूसरा ये था कि आप वेलफेयर स्टेट की बात करने लगे थे. जैसे ही आप आज़ाद हुए तो वेलफेयर स्टेट की आप बात कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा इस चीज़ को भी हाइप नहीं मिल पाई है. ठीक है. मतलब इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया. लेकिन ये पर्सपेक्टिव पॉपुलर हुआ 1970 के टाइम पे, जब AR देसाई ने अपना एक टाइटल लिखा अपने एक वर्क के थ्रू, दैट इज रिलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी के लिए मार्क्सिस्ट अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंस है. ये जब AR देसाई ने मेंशन करा अपने वर्क के थ्रू, तब इस चीज़ पे फोकस आपका काफ़ी ज़्यादा गया. अब इसके पीछे 2 रीज़न बताए गए. मतलब क्या क्या रीज़न थे इस चीज़ के पीछे. तो पहला रीज़न आपको पता है, 1951 से 5 ईयर प्लान्स आने लगे थे हमारे यहाँ पे. हम 5 ईयर प्लान सेटअप कर रहे थे, ग्रोथ रेट सेट करते थे, अचीव कर लिया तो दैट विल बिकम सक्सेसफुल, नहीं हो पाया तो नहीं, मतलब प्लान सक्सेसफुल रहे आपके, या जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो वो आप अचीव नहीं कर पाए. तो यहाँ पे लंबे समय से हम देख रहे थे कि हमारी जो प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं है, दैट वाज अनसक्सेसफुल. तो आप जिस तरीके से सोसाइटी को समझ रहे हो कि इसे फंक्शन करना चाहिए, इकोनॉमिक लेवल पे बात हो रही है, अभी आप देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जो 2 डिकेड्स से प्लानिंग जो थी वो अनसक्सेसफुल थी. लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल करने में, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने में, और उनकी बेसिक प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं थी. तो ये देखा गया कि प्लान सेट करने से पहले हम ये देखें कि हम जो प्लान सेट कर रहे हैं वहाँ बेस में ही तो गड़बड़ नहीं है.
तो इसका मतलब कि हम जो सोसाइटी की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कहीं वहीं तो कोई मिस्टेक नहीं है। जिस तरीके से हम इंडियन सोसाइटी को लेके चल रहे हैं वहीं पे कोई लूप होल है, वहीं पे कोई प्रॉब्लम है। तो पहले तो ये देखा गया कि जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव है हैज़ टू जस्ट प्रोवाइड इनपुट्स फॉर प्लानिंग। मतलब आप सिर्फ प्लानिंग के लिए फोकस कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ ऑन पेपर डिसाइड कर रहे हो, आप सिर्फ टाइम टेबल बनाने में टाइम लगा रहे हो। लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब आप अपने एक्चुअल, आपको पता है कि आप 2 घंटे से ज़्यादा सिटिंग दे ही नहीं सकते हो और आपने डायरेक्ट 4-4 5-5 घंटे की सिटिंग आवर सेट कर रखे हैं, तो आपने वही नहीं पहचाना कि आपका क्या प्रॉब्लम है। आप अपने प्रॉब्लम अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो, तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। तो टाइम टेबल बनाने में भले ही आपने 3-4 घंटे लगा लिए, फिर भी यहाँ पे हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी। तो यही बात है कि इनपुट सारे प्लानिंग पे दिए जा रहे थे, लेकिन कोई इसके ऑल्टरनेटिव नहीं सोच रहा था कि क्या आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव होते हैं। क्लियर? तो जो प्लानिंग थी वो एक डाउट में आ गई थी, जो भी 1970 के बाद, और क्योंकि बैक टू बैक फेलियर हो रहा था। जब बार बार फेल होगी चीज़ तो सोचना पड़ेगा ना यार, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब ये जो मार्क्स का पर्सपेक्टिव था वो इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से समझता था वो देख लेते हैं वन बाय वन। ये सोसाइटी को समझता था इन द टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखो कैसे चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं। मार्क्स डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कंसेप्ट फॉलो करते थे। ठीक है, ये मार्क्स में मैं पेपर 1 में डिटेल में इस पर बात कर लूँगी, लेकिन अभी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ था कि कुछ होते हैं कॉजिटिव फैक्टर। कॉज मतलब किसी चीज़ का कारण। इसको इसने क्या बोला, ये है चेंजिंग मटेरियल कंडीशन टाइम टू टाइम। मटेरियल मतलब द थिंग दैट यू कैन सी, जिनकी कोई वैल्यू है, जो आप देख पा रहे हो। तो टाइम टू टाइम इन चीज़ों में चेंज आ रहा है। जैसे कि AR देसाई की एक बुक थी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, 1946 में जो उन्होंने लिखी थी। यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको बताया भी। यहाँ पे हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक व्यू के बारे में इन्होंने मेंशन करा। ठीक है, और ये भी बताया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल चेंज इन इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। कैसे कैसे चीज़ों में चेंज आ गया। मतलब आप एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हो, अब कैसे हमारे यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में भी लोग मूव कर रहे हैं। इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर में उतना डेवलपमेंट एंड उतनी मतलब लोगों ने एंटर अभी तक नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें थी जिसमें बात चल रही है कि क्या आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर जो भी आपके यहाँ पे हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं आर रूटेड इन द प्रोडक्टिव रिलेशन। डायनेमिक कंसेप्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशन। मतलब देखो एक तरीके से अगर यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की बात करो, इंस्टीट्यूशन की बात करो, फैमिली, किनशिप, ये सब कास्ट ग्रुपिज्म, ये सब सोशल स्ट्रक्चर में ही आते हैं आपके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैथलीन कास्ट क्लास नेक्सस की अगर हम बात करें तो यूजेस, इसने भी मार्क्स का पर्सपेक्टिव यूज़ करा कि कास्ट एंड क्लास में क्या मतलब कास्ट एंड क्लास की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। अच्छा, कास्ट जो होती है वो बाय बर्थ आपको मिल जाती है, दैट यू कैन नॉट चेंज, एंड क्लास जो होती है आप चेंज कर सकते हो। ये इनकम से रिलेट करती है। मतलब अच्छा पढ़ लो, अच्छा कमा लो तो अच्छी इनकम ले लोगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखो ना, जो लोग अगर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, अगर आप उन्हें मेन स्ट्रीम में आने का मौका ही नहीं दोगे, उन्हें इक्वालिटी ही नहीं दोगे, जो ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दी गई और बाद में अवेयरनेस एंड एजुकेशन की भी बात की गई, तो अगर आप वही नहीं दोगे तो अल्टीमेटली होगा तो यही कि अपर कास्ट के लोग ही हमेशा अपर क्लास में रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इक्वालिटी की बात की, आपने बाकी कास्ट को भी मौका दिया, उन्हें भी आगे आने की इक्वल बेस प्रोवाइड करा, देन वी सी कि क्लास स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। क्लास स्ट्रक्चर में चेंज काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलता है, राइट। तो यही चीज़ की बात की गई है, ये कास्ट क्लास नेक्सस की बात, वो भी मार्क्स के व्यू में समझने की कोशिश की गई। देन आगे देख लेते हैं, वाइल अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को समझते हुए आपको जो प्राइमेसी मतलब मेन फोकस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देना चाहिए, क्योंकि कल्चर भी समहाउ जो है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ही डीप रूटेड सेट है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि मार्क्स का व्यू यही है, इकोनॉमी, हमने देखा ना कैपिटलिस्ट सोशलिज्म, मार्क्स मेनली इस चीज़ से स्टडी करते हैं और फिर आगे डिफरेंट पार्ट पे इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बोली। दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ प्योर इंडोलॉजिकल व्यूज एंड फॉल्टी इंटरप्रिटेशन इट जनरेट। तो जो भी ये पुराना इंडोलॉजिकल व्यू कह रहा था, क्योंकि इंडोलॉजिकल कल्चर को प्राइमेसी पे रख रहा था ना, लेकिन यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग हम प्राइमेसी पे किसको रखेंगे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रखेंगे। सोसाइटी को सिस्टमैटिक टर्म में देखो, सोसाइटी एक वेल अरेंज सिस्टम ऑफ द पीपल है। सोसाइटी, अगर आप डिफरेंट बिखरे लोगों को पढ़ोगे तो कभी आप सोसाइटी को ना पढ़ पाओगे ना समझ पाओगे। तो एक सिस्टमैटिक टर्म है, इसको प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा। क्लियर।
देन इंडियन सोसाइटी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे आप पढ़ोगे क्योंकि सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट करता है एंड बहुत से जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो एक्सप्लॉयटेटिव हैं। जैसे कास्ट सिस्टम, कास्ट में कितना एक्सप्लॉयटेशन है, अपर कास्ट लोअर कास्ट को एक्सप्लॉयट कर रही है। जैसे कि जजमानी सिस्टम जो था वो भी कोरोजिव था, ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था और एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो ये सब सिस्टम जो थे वो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम थे। A.R. Desai was critical of the picture of harmonious and cooperative nature of the Indian village. A.R. Desai ये भी कहते थे कि कोई हारमनी और कोऑपरेटिवनेस नहीं थी इंडियन विलेज में, जो दिखाया जा रहा है दैट वाज नॉट लाइक दैट, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट। तो A.R. देसाई इस हार्मनी एंड कोऑपरेटिव वाली जो पिक्चर सेट की गई थी इंडियन विलेज की उसको क्रिटिसाइज करते थे। सिमिलरली वेरियस विलेज स्टडी एंड नंबर ऑफ देम कंपाइल्ड, उन्होंने रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया 1959, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की बात की है अकॉर्डिंग टू मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो ये मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू था ये तो बता दिया आपने आप किस किस बेसिस पे पढ़ रहे हो। इसमें कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं। देखो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद द प्रॉब्लम ऑफ स्टडिंग द बुक, कि कई बार खुद से पढ़ने में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप एक बार पढ़ के इन वीडियो को देखो या एक बार इन वीडियो को देख के अगर आप पढ़ोगे अपना टॉपिक तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू कवर द थिंग। सो मेरा अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि हम इस बुक को कवर करें, ठीक है। तो इफ़ दिस वे इज़ ओके फॉर यू देन लेट मी नो, विल ट्राई टू कवर दिस। इस तरीके से भी हम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे मटेरियल एस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस करा जा रहा था, तो ये इग्नोर कर रहा था रिलीजन एंड कल्चर को। मैंने अभी बताया कि मार्क्स जो थे वो किसको ज़्यादा फोकस करते थे, इकोनॉमी को। उससे बाकी चीज़ों पे क्या असर पड़ रहा है, ही ट्राई टू लुक एट दैट। मेन इकोनॉमी रहता था इनका बेस। तो जब यही बोला जा रहा है कि मटेरियल एस्पेक्ट को जब आप मेन फोकस दे रहे हो तो यहाँ पे आप रिलीजन कल्चर जो है बाकी जो भी आपके यहाँ के लोगों का, उनको आप इग्नोर करके चल रहे हो, वो थोड़ा सेकेंडरी लाइन में आ रहा है। और जबकि इंडियन सोसाइटी में रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये एक प्रॉब्लमैटिक वाली पॉइंट आया, ठीक है। रिलीजन से काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। दूसरा, अनदर डेफिशिएंसी इज इग्नोरिंग कास्ट एज द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का हिंदुइज्म यहाँ सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं वो कास्ट के बेसिस पे डिज़ाइंड होके आगे गई हैं। तो यहाँ पे कास्ट को स्टडी नहीं करा बिकॉज मार्क्स कास्ट की बात करते ही नहीं थे। मार्क्स की व्यू पॉइंट में कास्ट की बात नहीं की गई। तो पहला, कल्चर और रिलीजन को इग्नोर किया गया, इकोनॉमी को सुप्रीमेसी दी गई, मटेरियल एस्पेक्ट को सुप्रीमेसी दी गई। दूसरा था कास्ट बेसिस को, जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी का एक बिल्कुल अलग ना किया जाने वाला फीचर है, वो यहाँ पे उसको इग्नोर किया गया। प्लस कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत फोकस दिया गया कि दिस वर्सेस दिस, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, हैव वर्सेस हैव नॉट। कुछ पीपल है जिनके पास है, कुछ पीपल हैं जिनके पास नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया, जिस वजह से इंटीग्रेशन पे तो बात ही नहीं गई कि वी शुड ट्राई टू इंटीग्रेट द पीपल, वी शुड ट्राई टू लाइक कंबाइन करके लोगों को हम बात करें। तो सॉलिडारिटी एंड इंटीग्रेशन की बात भी नहीं करता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पे ज़्यादा फोकस दिया गया। क्लियर। जजमानी सिस्टम, पंचायत, इन सबको भी एक्सप्लॉयटेटिव ही माना गया इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे A.R. देसाई ने स्टडी को इसको आगे, A.R. देसाई नेक्स्ट थिंकर थे हमारे, थर्ड वही थे G.S. घुरे, M.N. श्रीनिवास के बाद। तो A.R. देसाई ने किस तरीके से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को स्टडी करा, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अभी आगे भी देसाई की मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी है, फर्दर वील ट्राई टू कवर दैट। अभी कवर नहीं हुआ है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर ये तीनों का कंपैरिजन है एंड देन आगे इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक है। तो एक वीडियो और रहेगी इस चैप्टर की। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल एंड यू वांट मी टू कवर मोर सच वीडियोज़ लाइक दिस, जैसे आप लोग, वैसे तो ठीक है, आई वोटेड ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो एंड देयर आर अराउंड 80 पीपल हु सेड येस टू दिस एंड दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर। कोई 2 4 5 लोगों ने नहीं, प्रॉपर 80 पीपल सपोर्टेड दिस कि मुझे इस तरीके से कंटिन्यूटी में रखना चाहिए आपका जो है ये नितिन सांगवान बुक की स्टडी। सो या इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस तो आई विल कंटिन्यू इट लाइक दिस। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि ये तरीका ओके, एक्चुअली मैं आई डोंट नो कि मैं ये स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ा सकती हूँ, यानी कोई कॉपीराइट का इशू आएगा या नहीं, बिकॉज मुझे अभी नॉलेज नहीं है इस बारे में। बट वी विल सी, देखते हैं क्या रहता है। इस तरीके से नोट्स बना के या रीडिंग में जिस भी तरीके से ओके, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। तो आई फाउंड इट कि आपको चाहिए एक्चुअल में मैं ये सब वीडियो इस तरीके से बनाऊँ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस तरीके से वीडियो बनाई जाए, या मैं हैंड नोट्स बना के आपको वीडियो दूँ, या फिर मैं प्रॉपर जैसे रीड कर रही थी बुक को उस तरीके से वीडियो दूँ। तो आपके जो सजेशन है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो सो दैट फर्दर इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करा जा सके। एंड आई विल ट्राई मैं साइड बाय साइड पेपर 1 भी स्टार्ट कर दूँ इसका। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।